और क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में अगर बच्चों हम लोग बात करें, तो जब इनकम ऑफ अदर पर्सन, दूसरे लोगों की इनकम को एसएससी की इनकम में, टोटल इनकम में इंक्लूड कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज क्लबिंग ऑफ इनकम। जैसे मान लो मैं हूं, तो मेरी इनकम में कुछ दूसरे लोगों की इनकम को अगर जोड़ा जाएगा, मैं एसएससी हूँ और मेरी इनकम में कुछ दूसरे लोगों की इनकम को अगर जोड़ दिया जाएगा, तो वो जो दूसरों की इनकम को मेरी इनकम में ऐड किया जा रहा है, दैट विल बी नोन एज क्लबिंग ऑफ इनकम। और बच्चों ये ऐसे ही तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ सेक्शंस, कुछ ना कुछ प्रोविजंस तो होंगे इसके पीछे। बिल्कुल देखो, सेक्शन 60 से लेकर 65 तक अप्लाई होंगे। सेक्शन 60 किसका है? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। पहले क्लबिंग का एक बार मीनिंग देख लेते हैं, फिर इन सेक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। देखो क्या लिखा हो, इन जनरल ए पर्सन हैज टू पे टैक्स ओनली ऑन हिज ऑन इनकम। नॉर्मली हर पर्सन अपनी ही इनकम के ऊपर टैक्स देता है, नॉर्मली हर पर्सन अपनी ही इनकम के ऊपर टैक्स देता है, बट समटाइम्स इनकम्स ऑफ अदर पर्सन इज एडेड टू हिज इनकम। बट कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों की इनकम को भी उसकी इनकम में जोड़ दिया जाता है और उस पर टैक्स भी लगता है। और जब किसी दूसरे पर्सन की इनकम को आपकी इनकम में ऐड किया जाता है, दैट विल बी नोन एज क्लबिंग ऑफ इनकम। और नॉर्मली ऐसा तभी होता है जब आप टैक्स से बचने के लिए अपनी इनकम को किसी दूसरे की इनकम में कन्वर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे नहीं चलेगा, मतलब ये टैक्स इवेजन रोकने के लिए, टैक्स इवेजन को चेक करने के लिए ऐसा किया जाता है। बच्चों अभी केसेस देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भाई क्लबिंग ऑफ इनकम वहां कंसिडर होता है जहां किसी दूसरे की इनकम को आपकी इनकम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, दैट इज नोन एज क्लबिंग ऑफ इनकम। इसके प्रोविजन से शुरू करते हैं। प्रोविजंस में क्या लिखा हुआ है? क्लबिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। बच्चों कुछ सिचुएशंस बताई गई हैं जिनसे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ कहाँ पर क्लबिंग होती है। सबसे पहला केस लिखा है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ द एसेट, सेक्शन 60। इनकम ट्रांसफर हो रही है बिना एसेट ट्रांसफर की। एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, मिस्टर एक्स है, उन्होंने 10-10 लाख रुपए के दो डिपॉजिट करवाए। ठीक है ना, 10-10 लाख रुपए के दो डिपॉजिट कराए। अच्छा, डिपॉजिट करवाए हैं तो क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा? आंसर इज यस, उससे इंटरेस्ट इनकम भी होगी। फिर क्या लिखा है? इंटरेस्ट इनकम ऑफ ईच डिपॉजिट इज 1.5 लाख रुपीज। उन डिपॉजिट से कितने की इनकम होती है? हर डिपॉजिट से 1.5-1.5 लाख रुपए की इनकम होती है। ही हैज ट्रांसफर्ड इनकम ऑफ वन ऑफ द डिपॉजिट टू हिज ब्रदर मिस्टर वाई। उसने डिपॉजिट ट्रांसफर नहीं किया, पॉइंट टू बी नोटेड, डिपॉजिट ट्रांसफर नहीं किया, बट उसने क्या किया? इनकम ऑफ डिपॉजिट को अपने ब्रदर को ट्रांसफर कर दिया। इन दिस केस क्लबिंग प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पर क्या हुआ? डिपॉजिट ट्रांसफर नहीं किया, ट्रांसफर ऑफ एसेट नहीं किया, ट्रांसफर ऑफ इनकम किया। पॉइंट टू बी नोटेड, सेक्शन 60, ट्रांसफर ऑफ इनकम। क्या ट्रांसफर हो रही है? सिर्फ इनकम ट्रांसफर हो रही है विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट्स कराए, डिपॉजिट्स को अपने ब्रदर के नाम पे नहीं किया, लेकिन उनसे होने वाली इंटरेस्ट इनकम को, उनमें से एक में होने वाली इंटरेस्ट इनकम को अपने ब्रदर के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। इन दिस केस क्लबिंग प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल। अच्छा, क्लबिंग किसकी इनकम में होगी? जो ट्रांसफरर है, जिसने ट्रांसफर किया। ट्रांसफर किसने किया? मिस्टर एक्स ने। ट्रांसफर किसने किया? मिस्टर एक्स ने। तो मिस्टर एक्स की इनकम में क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे। एंड इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, इधर ध्यान देना बच्चों। मिस्टर एक्स है, इन्होंने क्या करवाए? डिपॉजिट्स। ठीक है, अच्छा डिपॉजिट्स कितने कराए? दो डिपॉजिट्स कराए हैं, ₹10 लाख, और इधर भी ₹10 लाख। बच्चों जो डिपॉजिट्स होते हैं, अकाउंट्स की लैंग्वेज में ये इन्वेस्टमेंट कंसिडर होती है, और इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है? एसेट होती है। तो ये दोनों ही डिपॉजिट्स मिस्टर एक्स की क्या है? जो डिपॉजिट्स कराए हैं, ये दोनों ही डिपॉजिट्स मिस्टर एक्स के लिए क्या है? यस बच्चों, बोल सकते हो आप लोग। एसेट्स। एसेट्स है, बिल्कुल। तो ये मिस्टर एक्स की एसेट्स है। अच्छा, अब मिस्टर एक्स के एक ब्रदर है, मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने क्या किया? इन एसेट से इंटरेस्ट इनकम हो रही थी, यहाँ पर 1.5 लाख की, और यहाँ पर भी 1.5 लाख की। ठीक है, तो ये जो इनकम है ना, इनकम ट्रांसफर किसको कर दी? मिस्टर एक्स ने इनकम ट्रांसफर किसको कर दी? वाई को। कि भाई एक डिपॉजिट जो है उसकी इनकम तुम लेना, जो एक डिपॉजिट है उसकी इनकम तुम लेना। अच्छा, क्या यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एसेट है? क्वेश्चन इज, क्या यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एसेट है? आंसर इज नो, ट्रांसफर ऑफ एसेट नहीं है। तो नो लिख सकते हैं इसके आगे, या विदाउट लिख सकते हैं।
विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। फिर क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इनकम हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ट्रांसफर ऑफ इनकम हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इनकम हो रहा है। तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, सेक्शन 60 में क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, किसमें, सेक्शन 60 में क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफरर कौन है, ये सोचो। पूरा नहीं लिखा, आप लोग खुद ही लिख लेना। जो ट्रांसफरर है ना, उसकी इनकम में ऐड करेंगे, तो मिस्टर एक्स की इनकम में क्लबिंग होगी। तो ये जो 1.5 लाख है, ठीक है, ये मिस्टर एक्स की इनकम में क्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेक्शन 60 अप्लाई होगा, सेक्शन 60 एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर चाहे इस इनकम को रिसीव मिस्टर वाई कर रहा है, चाहे इस इनकम को रिसीव मिस्टर वाई कर रहा है, एक्स का ब्रदर कर रहा है, बट ये टैक्सेबल मिस्टर एक्स के ही हैंड्स में होंगी। तो रिसीव बाय वाई बट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्स। ठीक है ना, आप लोग खुद देख लो, यहाँ पर जगह नहीं है, बट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्स। यस बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये तो क्लियर है ना। देखो एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी दिया होगा, नेक्स्ट देखते हैं। मई 2008 का क्वेश्चन है ये। Mr. X has transferred through a duly registered document the income arising from godown। बच्चों यहाँ पर एसेट क्या है, तो एसेट हमारे गोडाउन है। ठीक है, जिस पर्सन ने, तो इसे लिखा है मिस्टर एक्स हैज ट्रांसफर थ्रू अ ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। और ट्रांसफर किसी कर रहे हैं, इनकम को। वो क्या रहा है यहाँ पर, क्या ट्रांसफर ऑफ एसेट है, नहीं, ट्रांसफर ऑफ क्या है, एक मिनट, इनकम। ट्रांसफर ऑफ क्या है, इनकम। तो ट्रांसफर ऑफ इनकम हो रहा है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ एसेट नहीं हो रहा। गोडाउन ट्रांसफर नहीं किया, गोडाउन से होने वाली इनकम को ट्रांसफर किया, वो भी अपने बेटे को। इसको लिखा है टू हिज सन। नीचे लिखा भी हुआ विदाउट ट्रांसफरिंग द गोडाउन, मींस विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो यहाँ पर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे, उसको रेंटल इनकम होगी गोडाउन से, सेक्शन 60 अप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों, सेक्शन 60 एप्लीकेबल हो जाएगा। Transfer of income without transfer of asset. Section 60 expressly states that where the transfer of income from an asset without transfer of asset itself, such income shall be included in the total income of the transferor। इसको किसकी इनकम में जोड़ेंगे, ट्रांसफर करने वाले की इनकम में। तो ट्रांसफरर कौन है, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की इनकम में ऐड करेंगे। हेंस द रेंटल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द गोडाउन शैल बी चार्ज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। तो रिवाइज कर लेते हैं, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनके लिए। बच्चों सेक्शन 60 में ट्रांसफर ऑफ इनकम हो रही है विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो उस केस में जो इनकम ट्रांसफर हो रही है, उसे ट्रांसफरर की इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। किसकी इनकम में, ट्रांसफरर की इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। दिस इज द कंक्लूजन। सेक्शन 61 देखो बच्चों। ओके साहिल, सेक्शन 61 ट्रांसफर ऑफ एसेट थ्रू रिवोकेबल ट्रांसफर। सेक्शन 61, रिवोकेबल का मतलब होता है जहां वापस लेने का राइट हमने रखा है, जहां पर हमने एसेट को वापस लेने का राइट अपने पास रखा है। ट्रांसफरर ने, ट्रांसफर करने वाले ने एसेट को वापस लेने का राइट अपने पास रखा है, दैट इज नोन एज रिवोकेबल ट्रांसफर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर एसेट का ट्रांसफर तो हो रहा है। देखो क्या लिखा है, इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड, इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी एसेट थ्रू रिवोकेबल ट्रांसफर। और ये ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है, रिवोकेबल ट्रांसफर, मतलब जिसने वापस लेने का राइट अपने पास रखा है। इनकम फ्रॉम दैट एसेट शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। ये कहते हैं हम उसको ट्रांसफर मानेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने वापस लेने का राइट अपने पास रखा है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स हैज ट्रांसफर्ड ए डिपॉजिट ऑफ ₹10 लाख। भाई एक डिपॉजिट है, डिपॉजिट हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है। तो मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट कराए 10 लाख, ये उनकी इन्वेस्टमेंट है, ये उनकी एसेट। मिस्टर, अच्छा, डिपॉजिट कराए, फिर डिपॉजिट को ट्रांसफर भी कर दिए, किसको, अपने फ्रेंड को, मिस्टर वाई को, विद द कंडीशन दैट द डिपॉजिट कैन बी टेकन बैक। भाई साथ में शर्त भी रख दी कि डिपॉजिट को वापस ले सकता है। डिपॉजिट ट्रांसफर तो किया अपने फ्रेंड को, लेकिन साथ में क्या कंडीशन रख दी, दैट इट कैन बी टेकन बैक, वापस ले सकता है। अच्छा, जहां पर कंडीशन हो वापस लेने की, दैट इज नोन एज रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल मींस वापस लेने की पावर, तो इसे रिवोकेबल ट्रांसफर कहेंगे। जिस ट्रांसफर को रिवोक किया जा सकता है, जिस ट्रांसफर को वापस लिया जा सकता है, दैट इज नोन एज रिवोकेबल ट्रांसफर, दैट कैन बी टेकन बैक बाय हिम एनी टाइम। बच्चों इसमें जो इनकम है, उस एसेट से होने वाली इनकम है, वो ट्रांसफरर की इनकम में क्लब होगी, चाहे उसने रिवोक नहीं भी किया तो भी जो उस डिपॉजिट से इनकम होगी वो ट्रांसफरर की इनकम में क्लब होगी। ट्रांसफरर कौन है, मिस्टर एक्स। तो इस डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब हो जाएगा, चाहे वो डिपॉजिट उसने मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये रिवोकेबल ट्रांसफर है,
तो उस डिपॉजिट से मिलने वाला इंटरेस्ट चाहे मिस्टर वाई को मिल रहा है, लेकिन वो मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। डन बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ट्रांसफर ऑफ एन एसेट थ्रू इररिवोकेबल ट्रांसफर, सेक्शन 62। If any person has transferred any asset through irrevocable transfer, in this case clubbing provision shall not apply। बच्चों irrevocable transfer है, मींस ट्रांसफरर ने उस एसेट को वापस लेने का राइट अपने पास नहीं रखा। इररिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? जिसमें ट्रांसफर करने वाले ने एसेट को वापस लेने का राइट अपने पास नहीं रखा, दैट इज नोन एज इररिवोकेबल ट्रांसफर। तो वहां पर क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। सिमिलरली, if any person has transferred any asset through a transfer which is not revocable during the lifetime of the beneficiary, clubbing provisions shall not apply। बच्चों एग्जांपल देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। मिस्टर एक्स हैज ट्रांसफर्ड वन एसेट टू मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने एक एसेट ट्रांसफर कर दी वाई को, विद द कंडीशन दैट द एसेट शैल बी रिटेन्ड बाय मिस्टर वाई एज लॉन्ग एज ही इज अलाइव। भाई वाई को दी, एसेट दी वाई को, लेकिन कहा जब तक जिंदा हो तुम इसे अपने पास भी रख सकते हो, तुम इसे यूज भी कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो एसेट वापस मेरे पास आ जाएगी। एसेट वापस मतलब मिस्टर एक्स को कितना भरोसा था वो जिंदा रहेगा ट्रांसफर करने वाले को, कि वो जिंदा रहेगा, ठीक है। और वाई जिसको वो एसेट ट्रांसफर कर रहा है उसको ये कह रहा है कि तो जब तक तुम जिंदा हो एसेट तुम्हारी है, तुम यूज करो, जैसे ही तुम्हें कुछ होगा ये एसेट रिवर्ट होकर वापस मेरे पास आ जाएगी। सर ये तो रिवोकेबल हुआ ना, सर एसेट वापस आ रही है। यहाँ पर बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी वो है जिसको एसेट ट्रांसफर हुई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बेनिफिशियरी कौन है? जिसको एसेट ट्रांसफर हुई है, बिल्कुल वो बेनिफिशियरी है। Mr. X has transferred one asset to Mr. Y. Mr. Y beneficiary, with the condition that the asset shall be retained by Mr. Y as long as he is alive, and after the asset shall be taken back by Mr. X. In this case, clubbing provision shall not apply। क्योंकि लाइफ टाइम जिसको बेनिफिशियरी के लाइफ टाइम तक रिवोक नहीं हो रहा, तो वो एक तरह से इररिवोकेबल ही मान लिया जाता और वहां क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। यहाँ देखो ऊपर लिखा हुआ था ना, क्या लिखा था? If any person has transferred any asset through a transfer which is not revocable during the lifetime of the beneficiary, जब तक बेनिफिशियरी जिंदा है एसेट रिवोक नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पर भी यही है, जब तक वाई जिंदा है एसेट रिवोक नहीं होगी, एसेट वापस नहीं आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्लबिंग प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई, क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। डन बच्चों, विदाउट कंसिडरेशन वाले भी केसेस आएंगे बच्चों, हाँ जी ध्यान देना। Provided that the transfer derives no direct or indirect benefit from such income, in either case, all income arising to any person by virtue of any such transfer shall be chargeable to income tax as the income of the transferor, as and when power to revoke the transfer arises, and shall then be included in his total। हाँ जी, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरर डिराइव्स नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट। ट्रांसफरर को कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा। ट्रांसफरर कौन? ट्रांसफर करने वाले। फ्रॉम सच इनकम इन आइदर केस, ऑल इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ एनी सच ट्रांसफर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर as and when the power to revoke the transfer arises। बच्चों क्लबिंग तभी होगी जब पावर टू रिवोक अराइज, ठीक है ना। जब तक रेवोकेशन की पावर नहीं है तब तक क्लबिंग भी नहीं हो। जैसे ही वो रिवोकेबल एसेट बन जाएगी उससे होने वाली इनकम ट्रांसफरर की इनकम में क्लब होगी। अगर वो इररिवोकेबल है तो उससे होने वाली इनकम ट्रांसफरर की इनकम में क्लब नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना, रिवोकेबल है तो क्लबिंग होगी, इररिवोकेबल है तो क्लबिंग नहीं होगी। बच्चों रिवोकेबल को भी थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है। कौन से सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया? सेक्शन 63 में इसे एक्सप्लेन किया गया। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 60, 61, 62 एंड ऑफ दिस सेक्शन, ए ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी रिवोकेबल। कब रिवोकेबल मान लिया जाएगा? इट कंटेन्स एनी प्रोविजन फॉर द री ट्रांसफर। भाई मिस्टर एक्स ने वाई को तो दिया, लेकिन अपने पास राइट रखा कि वो वाई से किसी और को भी दे सकता है, री ट्रांसफर का राइट, या वापस भी ले सकता है। तो जहां पर री ट्रांसफर का राइट चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द इनकम और एसेट, भाई इनकम और एसेट दोनों पर, सिर्फ एसेट पे ही नहीं, इनकम और एसेट दोनों पे, the transfer contains any provisions for the retransfer directly or indirectly of the whole or any part of the income or assets to the transferor। भाई ये राइट्स किसने अपने पास रखे हैं? ट्रांसफरर ने अपने पास रखे हैं। रीट्रांसफर करने के राइट ट्रांसफरर ने अपने पास रखे हैं, ठीक है। इट इन एनी वे
gives the transferor right to reassume power directly or indirectly over the whole or any part of the income or assets. बच्चों, दोबारा से पावर रिअज्यूम करना मीन्स कंट्रोल एक्वायर करना उस एसेट के ऊपर, उस इनकम के ऊपर, ठीक है। और ये कौन एक्वायर कर रहा है, रीअज्यूम कर रहा है पावर कौन, ट्रांसफरर। तो यहाँ पर तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये रिवोक हो रहा है, या तो एसेट रिवोक हो रही है या फिर इनकम रिवोक हो रही है, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है ना, चाहे फुली चाहे पार्टली। अगर ये चीज ट्रांसफरर ने अपने पास रखी है तो इट विल बी डीम टू बी रिवोकेबल। आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों रिवोकेबल देख लिया, अगर रिवोकेबल है तो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, यहाँ से हम विदाउट कंसिडरेशन वाला पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी एसेट, किसी पर्सन ने एसेट ट्रांसफर किए अदर देन अ हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस, कोई एसेट ट्रांसफर किए है other than house property to his her spouse directly or indirectly without adequate consideration. In such cases, income of the asset shall be clubbed in the income of transfer. तो उस एसेट से होने वाली इनकम को ट्रांसफरर की इनकम में जोड़ दिया जाए, ठीक है। इसमें ना कुछ कंडीशंस हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। कंडीशन क्या है बच्चों, इफ द एसेट इज ट्रांसफर्ड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वही क्लबिंग नहीं होगी सर। मतलब अब थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले इस प्रोविजन को, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों एसेट ट्रांसफर हो रही है स्पाउस को, स्पाउस मींस हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफर की है तो वाइफ उसके लिए स्पाउस है, और वाइफ के लिए हस्बैंड उसका स्पाउस है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट हो रही है किसको, स्पाउस को। दूसरी बात, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रही है। जो ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अच्छा, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई 10 लाख की चीज है 5 लाख में दे रहे हैं, 10 लाख की चीज है 4 लाख में दे रहे हैं, 2 लाख में दे रहे हैं, या कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन क्लबिंग प्रोविजन जो होंगे एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है तो फिर उससे होने वाली इनकम को ट्रांसफरर की इनकम में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ऊपर यही लिखा हुआ था, इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी एसेट अदर देन अ हाउस प्रॉपर्टी टू हिज हर स्पाउस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन देखो यहाँ लिखा हुआ है। जो एसेट ट्रांसफर होनी चाहिए विदाउट